नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, बहुत पहले की नहीं है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, जिला सुल्तानपुर, थाना कोतवाली देहात और गांव था अलहदादपुर। अलहदादपुर में गांव के किनारे जो झाड़ियां सड़क के किनारे अपने आप उग आती हैं और बरसात के बाद खासकर वो झाड़ियां घनी हो जाती हैं, तो 3 दिसंबर 2023 की सुबह आने जाने वालों ने उन झाड़ियों में एक नव युवती का शव देखा। उसका गला कटा हुआ था और उसके चेहरे पे ऐसा लगता था कि किसी गर्म चीज से, किसी गर्म वस्तु से जगह जगह जलाया गया होगा। भीड़ इकट्ठा हो गई, तमाशबीनों की कोई कमी नहीं है। किसी ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने देखा कि एक नवयौवना का ये इस तरह से नृशंस इसकी हत्या की गई है। मौके पर इंस्पेक्टर कोतवाली देहात श्याम सुंदर भी पहुंचे। आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु घटनास्थल के आसपास नहीं पाई गई जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके। कोई भी वस्तु, कोई ट्रैक। लिहाजा श्याम सुंदर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से फॉरेंसिक यूनिट, डिस्ट्रिक्ट की जो फॉरेंसिक यूनिट है, उसको तुरंत बुलवा लिया। फोटोग्राफ खींची गई, वीडियोग्राफी की गई और फोटोग्राफ को तुरंत सर्कुलेट किया गया, शायद फोटो देख के उसकी पहचान की जा सके। और धीरे धीरे जब समय बीतता गया, दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास महिला की शिनाख्त हो पाई। ये पता लगा कि ये महिला छतौना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से उसका नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम आपको, बदला हुआ नाम सीमा देवी बता रहा हूं। सीमा देवी, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी और घर वाले उसके आ गए। उन्होंने शिनाख्त की कि हाँ, ये मेरी बेटी है। पोस्टमार्टम के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की गई। लाश का पंचनामा किया गया, सील बंद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम को आ गई। बार बार मैं बता चुका हूं कि दिन में 2 बजे के बाद जब डॉक्टर्स की ओपीडी खत्म हो जाती है, उसके बाद जो उस दिन के लिए डिजिग्नेटेड डॉक्टर होते हैं वो पोस्टमार्टम शुरू करते हैं 2 बजे के बाद। इस बीच में शहरों में आजकल तो एक्सीडेंट की डेड बॉडीज इतनी हो जाती हैं कि 10, 12, 15 पोस्टमार्टम लगभग प्रतिदिन छोटे शहर जैसे सुल्तानपुर में हुआ करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो भी देख के पुलिस दंग रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार, मारपीट और गले को काटने से जो इंसाइज वुंड्स, एंटीमॉर्टम इंजरीज बताए गए थे, उसमें गले की वो मेजर इंजरी थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ये उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की महिला के परिवार वालों से, तो पता लगा कि इसका पति दिल्ली में किसी बड़ी फर्म में काम करता है और काफी दिन से वो बाहर रहकर ही काम करता है। वो कभी कभी घर भी आता है, 2 महीने 3 महीने में आ जाया करता है। पत्नी गांव में ही रहती थी। पत्नी पढ़ी लिखी भी थी, तेज तर्रार भी थी और जमाने के हिसाब से उसे मॉडर्न भी कहा जा सकता है। पुलिस को महिला की, यानी लड़की की कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर घर वालों ने सुपुर्द किया। पुलिस ने सबसे पहले कॉल डिटेल मंगाई। कॉल डिटेल में एक नंबर जो रात में भी, दिन में भी, रात में 12 बजे के बाद बहुत लंबी लंबी कॉल थी, उसको जब फिजिकली वेरीफाई किया गया तो वो कोतवाली देहात के ही जनऊपुर गांव का रहने वाला सूरज कुमार सोनकर निकला। पुलिस ने इस गरज से कि दिन में भी लंबी कॉल, रात में भी लंबी कॉल, रात के देर रात में भी लंबी कॉल, सूरज को डिटेन किया पूछताछ के लिए। सूरज को थाने पर लाया गया।
पहले सूरज ने पुलिस को गुमराह करना शुरू किया कि हाँ मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बात करता हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगा जिससे मैं रोज बात कर रहा हूँ। घंटों गुमराह करने के बाद फिर आप जानते हैं पुलिस के भी धैर्य की एक सीमा होती है। पुलिस ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। बहुत देर तक सूरज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को नहीं झेल पाया और थोड़ी देर में उसने सारी बात बता दी और ये बताया कि मेरे कई ई रिक्शा हैं, मैं खुद भी चलाता हूँ और ई रिक्शा चलवाता हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए ये ई रिक्शा चलाना या ई रिक्शा की ड्राइवरी करना ये उचित नहीं लगता था। मेरे परिवार के या मेरे खानदान के स्टेटस के हिसाब से मैंने मेरा संपर्क, चूंकि इसका पति मेरा दोस्त था तो वो आया जाया करता था हमारे पास, मैंने उससे भी कहा कि तुम जिस बड़ी कंपनी में नौकरी करते हो उसी में कहीं मेरी नौकरी लगवा दो, मैं इस ई रिक्शा के झंझट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो चला गया। फिर मैं उसकी पत्नी के भी संपर्क में आ गया, क्योंकि जब मेरा दोस्त वहाँ रहता था तब भी मैं उसके घर आया जाया करता था। मैंने उसकी पत्नी से कहा कि आप मेरे लिए नौकरी का इंतजाम वहीं करा दीजिए जहां आपके पति काम करते हैं। उसके पति का नाम भी बदला हुआ है एज पर डायरेक्शंस। राजेश उसके पति का नाम मैं यहाँ उच्चारित करूंगा आपके सामने कि राजेश से कह के मेरी नौकरी लगवा दो। थोड़े दिन बाद महिला ने, जिसका नाम मैंने आपको बताया था सीमा देवी, बदला हुआ नाम, सीमा देवी ने कहा कि हाँ लगवा दूंगी, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। राजेश को भी वहां पैसे कहीं देने होते हैं तभी ये नौकरी मिलती है। बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छी तनख्वाह देती है। पहली बार में उसने 15,000, फिर 2 महीने बाद फिर 15,000 और अंतिम बार में 30,000 रुपए ये उसको दिए, सूरज ने दिए महिला को, जिसकी मृतका महिला को। और इस प्रकार कुल 60,000 रुपए उसने नौकरी के नाम पर महिला को दे दिए। आगे उसने बताया कि पहले तो वो बहाने बनाती रही कि अभी ये त्योहार है, अभी दशहरा निकल जाएगा तब होगा, फिर दिवाली निकल जाएगी तब होगी, और फिर मैनेजर ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, वो उन्होंने वो कहा है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा सूरज को कि हमें लगता है कि हमारी नौकरी नहीं लगवाएगी। मैंने एक दिन कहा कि ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हमारा पैसा वापस कर दो। तब इसने कहा कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं कि मैं तुम्हें वापस कर दूं। मैंने कहा कि जब तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी तब तुम शिकायत करने की बात करना, अभी तुम्हारे पास ये मौका नहीं है कि तुम मेरी शिकायत करो या पैसा मांगो, क्योंकि जब मैंने कहा है तो नौकरी जरूर लगेगी। लेकिन फिर भी मैं 2-4 दिन बाद मैंने कहा कि नहीं, अब हमें पैसे की ज़रूरत है, हम कहीं और ट्राई कर रहे हैं, तुम मेरा पैसा वापस कर दो। इस पर महिला ने कहा कि तुमको जो करना हो कर लो, न मेरे पास पैसे बचे हैं, मैंने सब खर्च कर दिए, न मैं पैसा वापस करूंगा। उस दिन उसने कहा कि मुझे, मेरा क्रोध चरम पर था। मैंने कहा ठीक है, पैसा तो वैसे भी डूब गया, जब इसने कहा जो करना है कर लो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। इसके पति से भी बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसे की लेन देन मेरी उस महिला से हुई थी। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और धीरे धीरे बहाना बनाकर 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम हो रहा था गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर। मैंने उस कार्यक्रम का बहाना बनाया और ये कहा कि वहां तक चलना है, कार्यक्रम देख के हम लोग वापस आ जाएंगे। वो तैयार हो गई। मैं उसे बताई हुई जगह पे कि फलां जगह कार्यक्रम है, वहां ले आया। फिर उसे वहां से सुनसान जगह पर ले गया। वो चिल्लाए ना तो उसके साथ उसके मुंह में अपने अंगोछे का एक टुकड़ा फाड़ के मुंह में डाल दिया और फिर उसके बाद उसे पीटना शुरू किया और ये कहने लगा कि बता पैसे कब देगी। उसने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। फिर मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसके साथ 2 बार बलात्कार किया।
फिर वो जब मैं ज़्यादा उसके ऊपर मारपीट करने लगा तो वो रहम की भीख मांगने लगी। जितनी बार वो रहम की बात करती थी, छोड़ दो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उतनी बार मेरे मन में बड़ा आनंद आता था, मुझे खुशी होती थी जब वो रहम की भीख मांग रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो मैंने साथ में जो मैं फरसा ले गया था उससे उसकी गर्दन काट दी। इससे भी मुझे नहीं रहा गया, मेरे अंदर पता नहीं जैसे कहते हैं क्या हो गया था कि मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट उसके चेहरे पे कम से कम 20 जगह उस सिगरेट से मैंने दाग दिए। और जब मुझे लगा कि अब इसमें जरा सी भी जान नहीं रह गई है, मैं घर आया, कपड़े धोए, कपड़े बदले, इत्मीनान से सो गया। सवेरे जब हल्ला हुआ, क्योंकि ये उसके गांव के ठीक बगल का मामला था, वो अलहदादपुर जो गांव है उसी गांव के पास जहां का सूरज रहने वाला था उसी के पास का मामला था। श्याम सुंदर बताते हैं, जो थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी कोतवाली देहात हैं, कि सूरज की निशानदेही पे सीमा की हत्या में प्रयोग किया गया ई रिक्शा, खून से सनी हुई कुल्हाड़ी, बाकी चीजें बरामद कर ली गई हैं। सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना किसी के दिलो दिमाग में कितने प्रतिशोध की भावना कितने दिनों से है या भर गई है, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है कि किसके भीतर कितना प्रतिशोध है। न कोई बैरोमीटर है, न कोई थर्मामीटर है, या किसी तरह का मीटर नहीं है कि आप उसे लगा के ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन की तरह ये बता सकें कि ये प्रतिशोध से भरा हुआ है या इसके अंदर प्रतिशोध की कोई भावना नहीं है। पर हर प्रतिशोध के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, और वो धीरे धीरे जो कारण होता है वो धीरे धीरे प्रतिशोध की भावना को बढ़ाने लगता है। यहाँ आज की घटना में प्रतिशोध का कारण नौकरी लगवाने के लिए पैसा देना था, महिला का नौकरी के नाम पर पैसा लेना था, और धीरे धीरे जब वो बहाने बनाने लगी और पैसा वापस मांगने की धमकी देने लगी, तब जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा हो, सूरज का धैर्य जवाब दे रहा हो, और जैसे जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा था उसी अनुपात में प्रतिशोध की भावना बढ़ रही थी। यानी धैर्य और प्रतिशोध की भावना में जो संबंध है वो इस तरह का है कि अगर धैर्य जवाब देगा तो सामने वाले के प्रति प्रतिशोध की भावना बढ़ेगी, और जब उसने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया तो सूरज के भीतर प्रतिशोध अपने चरम पर पहुंच गया और अपने सबसे विभत्स रूप में वो सामने प्रकट हुआ जब उसने उसकी इस तरह से हत्या की। जैसे वो इतना विभत्स हो गया उसका प्रतिशोध कि चेहरे पे सिगरेट दागना, रहम की भीख मांगने पर हंसना और आनंदित होना। तो तीन चीजों का बड़ा गहरा संबंध हुआ, बदला लेना, प्रतिशोध में जलने लगना और धैर्य की सीमा पार कर जाना। देखिए, बदला और प्रतिशोध दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बदला और प्रतिशोध में एक थोड़ा सा अंतर भी है। किर्क मैकडर्मिड ये बताते हैं कि आपके किसी प्रियजन के प्रति कथित गलत हानि या अन्याय की प्रतिक्रिया के रूप में किसी के खिलाफ कार्रवाई करना उसको बदला कहते हैं। इसमें अक्सर एक व्यक्तिगत और भावनात्मक मकसद होता है, ऐसा मैकडर्मिड का कहना है। और प्रतिशोध के लिए वो बताते हैं कि प्रतिशोध बदला लेने के समान तो है, लेकिन ये अधिक तीव्र होता है और कभी कभी अधिक चरम शिखर पर होता है, जो बदले में नहीं होता। बदला एक सॉफ्ट प्रक्रिया है, प्रतिशोध की कह लें या किसी को हानि पहुंचाने की कह लें, जबकि प्रतिशोध इसकी उलट या इसके विपरीत बहुत ही हार्ड
और बहुत ही विभत्स प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा या प्रतिशोध की इच्छा से होता है जिसमें गंभीर अपराध या गलत काम किया है, भले ही बदला लेने वाला सीधे तौर पर प्रभावित हो। प्रतिशोध अक्सर न्याय की भावना और इस विश्वास से जुड़ा होता है कि गलत काम करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये बहुत छोटा सा अंतर है, एक तो सॉफ्ट और एक बहुत ही विभत्स। बदला लेना ये भी व्यक्तिगत ही बताया है किर्क मैकडर्मिट ने कि वो थोड़ा सॉफ्ट है और ज़्यादातर व्यक्तिगत है, लेकिन प्रतिशोध ये सामूहिक प्रतिशोध भी हो सकता है और इसकी डिग्री जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इनमें संबंध इस तरह हुआ कि धैर्य जैसे जैसे कम होगा, बदला और प्रतिशोध बढ़ेगा। आप धैर्यवान हैं, आपके अंदर धैर्य रखने की कैपेसिटी है, आप विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य की कमी होती जाएगी तो वो धीरे धीरे बदला लेने या प्रतिशोध की प्रवृत्ति को जन्म देगी, और एक सीमा के बाद जब धैर्य समाप्त होगा तो प्रतिशोध अपने चरम पर होगा। ये इस मामले में यही हुआ कि धीरे धीरे सूरज का धैर्य खत्म हो गया और फिर वो प्रतिशोध में अपने चरम पर पहुंचकर उसने ऐसी विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। इसलिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है या कर रहे हैं जिससे किसी का धैर्य प्रभावित हो रहा है तो सावधान हो जाइए। प्रभावित व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध पनप रहा है। आपको शायद अंदाज न होगा, जो पीड़ित हैं उनसे पूछिए या जिन्होंने प्रतिशोध में अपराध किया है उनसे पूछिए। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बता नहीं पाएंगे। वो ये कहेंगे साहब धैर्य खत्म हो गया, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई और मैंने ऐसा कुछ कर दिया। इसलिए आप सावधान हो जाइए कि प्रभावित व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध पनप रहा है और एक सीमा के बाद ये नुकसान करेगा। धैर्य कभी मत खोइए। धैर्य खोते ही आपराधिक मानसिकता, आपके संयम, बुद्धि सब पर भारी पड़ने लगेगी और कुछ न कुछ आपसे गलत हो ही जाएगा, जैसा इस हालिया घटना में हुआ। और धैर्य खोने के बाद वो आपा भी खो गया, बुद्धि भी खो गया, संयम भी खो गया उसका, और उसने इतना भीषण और इतना विभत्स प्रतिशोध लिया उस महिला से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।